सॉल्यूशन चैप्टर में जो शुरुआत का पार्ट है ना, वो मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, मूल एनसीईआरटी में भी देखोगे कहीं भी शुरुआत का जो टॉपिक होता है, मूल कॉन्सेप्ट में जो पढ़े थे वही सारा चीज है। मतलब क्योंकि हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन वाला टर्म्स आएगा। कंसंट्रेशन में जैसे मोलैरिटी पढ़े थे, मोलैलिटी पढ़े थे, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन होता है, तो वही सारा चीज आएगा। इसमें कुछ कुछ परसेंटेज टर्म्स होते हैं, जैसे परसेंटेज मास बाय मास होता है, ये सब पढ़े हो ना मोल कॉन्सेप्ट में। परसेंटेज मास बाय मास, मास बाय यस सर। वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, या फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो वही सारा चीज है। तो इससे एक दो क्वेश्चन हम करा देते हैं बस, तो रिवाइज भी हो जाएगा तुम लोग का। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखें हम याद है कि नहीं तुम लोगों को। दो तीन क्वेश्चन कर लो, उसके बाद आगे करते हैं। बस मोल कॉन्सेप्ट वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है, जो मोल कॉन्सेप्ट में किए थे वैसा ही है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, कैलकुलेट द मोल सर फ्रैक्शन ये ऑफ, कलर मत यूज करिए ना। अच्छा रुको, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, दिख रहा है ना, यस सर। ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल है C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass। चलो, तो एक ये है। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब कोई भी दूसरा सॉल्यूशन मेंशन नहीं है, तो एक को सॉल्यूशन ही अज्यूम करके करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COH in 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। और एक क्वेश्चन एक और दे रहा, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया यूरिया है NH2CO NH2 required in making 2.5 kg of
0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। चलो सर पहले का 9/133। 9/133। 0.068 नियरली 0.068 है मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल का। कितना बोले 9/130। 133। हाँ ठीक है 0.068 ही है। ठीक है चलो दूसरा तीसरा बनाओ। सर 0.55 दूसरे का। कितना बोले 0.55। यस सर। ठीक है 0.55। सिंपल है इसमें तो कोई वो नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे। स्मॉल m से डिनोट करते हैं मोलैलिटी को। ठीक है तो 0.5 इनफैक्ट ये एग्जैक्ट है 0.556 है। क्या तुमसे बना कि नहीं ज्योत्सना? यस सर हेलो थर्ड बना रहे हैं। ठीक है बनाओ थर्ड।
सर 2.4 kg के आसपास। 2.4 kg, कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है वैल्यू? यस सर, ज्यादा तो आ रहा है। बहुत ज्यादा है। क्रॉस चेक करो, गलत है, फिर से ट्राई करो। यूरिया का मोलर मास तो कैलकुलेट कर लिया ना, 60 होगा। यस सर। ठीक है, ट्राई करो एक बार फिर से। सर 90 ग्राम। 90 ग्राम, ये भी गलत है। चलो देखते हैं, बाकी तुमसे बना। हेलो। आंसर है 37 ग्राम। देखो, सॉल्यूशन का मास यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये 2.5 kg जो है, ये सॉल्यूशन का मास है। सॉल्यूशन का मास है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये मास ऑफ सॉल्यूशन जो है ये 2.5 kg है। मोलालिटी दिया हुआ है 0.25। तो मोलालिटी अगर 0.25 दिया हुआ है, यहाँ पे एक चीज हम अज्यूम कर रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट हम अज्यूम कर ले रहे हैं 1 kg। ठीक है, बोलो। मास ऑफ सॉल्वेंट अगर 1 kg अज्यूम कर लोगे तो मोल्स ऑफ यूरिया आ जाएगा क्या मेरा? मोल्स ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा, जितना मोलालिटी है वही तो हो जाएगा मोल्स ऑफ यूरिया, होगा। यस सर। तो मोल्स ऑफ यूरिया आ गया, मतलब यहाँ से मास ऑफ यूरिया हम लोग निकाल सकते हैं। मास ऑफ यूरिया कितना हो गया? 0.25 इसका मोल हो गया, इंटू 60 कर दोगे तो यहाँ से इसका मास मिल जाएगा। ये कितना आ जाएगा देखो तो, ये 15 हो जाएगा, 15 ग्राम। ठीक है, 60 ग्राम है।
तो मास ऑफ यूरिया आ गया, और तो मास ऑफ यूरिया हमारा यहाँ पे सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट का मास हम लोग 1 kg मतलब 1000 ग्राम एज्यूम किए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 प्लस 15 ग्राम, ये 1015 ग्राम। ठीक है, तो ये है कि अगर सॉल्यूशन का मास 1015 ग्राम लेंगे तो उसमें यूरिया 15 ग्राम होगा। ठीक है, तो वही चीज है, तो अब यूनिटरी मेथड लगा लो कि अगर सॉल्यूशन का मास हम लोग 2.5 kg लेंगे मतलब 2500 ग्राम लेंगे तो उसमें यूरिया कितना होगा, नहीं कर सकते हो जाएगा। Yes, sir. तो करो, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी फटाफट। तो 37 ग्राम। तो वही हो गया आंसर, 37 ग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत आ गया सबका, बोलो। Yes, sir. तो ये हो जाएगा नियरली 37 ग्राम। ठीक है, तो यही था, मतलब शुरुआत में देखोगे यही मूल कॉन्सेप्ट वाला ही चीज है। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं जो इस चैप्टर का मेन चीज है। तो इस चैप्टर में मेनली देखो सॉलिड स्टेट में, इससे पहले सॉलिड स्टेट पढ़े हो, उसमें सॉलिड के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन किए, क्या क्या होता है, मतलब कैसे स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग ये सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब लिक्विड, क्योंकि सॉल्यूशन में जनरली लिक्विड इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पे लिक्विड के बारे में डिटेल में करना है। और गैस के बारे में डिटेल में तो तुम लोग गैसियस स्टेट में पढ़ ही लियो। ठीक है, तो इसमें देखो सॉल्यूशन चैप्टर है, तो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होंगे, जनरली बोलते हैं, क्योंकि 2 से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। तो हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, वो मिलकर सॉल्यूशन बनाता है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं हम लोग, तो जनरली सॉल्वेंट जो होता है ना, वो सॉल्वेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी से बिल्कुल रिसेंबल करता है। ठीक है, मतलब सॉल्वेंट वैसा कंपोनेंट हो गया सॉल्यूशन का विच हैज द सेम फेज, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का फेज ऑलमोस्ट सेम होगा। ठीक है, और सॉल्वेंट हमेशा लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, सॉल्यूट जो होगा वो बहुत ही सॉल्यूट सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और सॉल्वेंट जो होगा वो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। और सॉल्वेंट का जो प्रॉपर्टी है या फेज है वो सॉल्यूशन के फेज से मैच करेगा। तो ये हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग ये जो सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे तीनों केस कंसिडर करेंगे। पहला हम लोग सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, क्योंकि लिक्विड के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो लिक्विड में तीनों सॉल्युबल हो सकता है, मतलब 3 टाइप के मिक्सचर पॉसिबल है, एक लिक्विड गैस मिक्सचर, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर और लिक्विड सॉलिड मिक्सचर। ठीक है, तीनों चीज हम लोग करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक्चुअली सॉल्यूशन का जो डिफाइन करोगे, सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा बताओ तो। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है या हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। Homogeneous. तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, ऑफ
two or more substances having uniform properties। ठीक है, तो एक होमोजीनियस मिक्सचर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे तीन टाइप का हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। एक का, क्योंकि लिक्विड के बारे में डिटेल में कर रहे हैं, तो लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर, लिक्विड गैस का मिक्सचर और लिक्विड सॉलिड का मिक्सचर। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग तीनों केसेस कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट केस जो ले रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो गैस का सॉल्यूशन लिक्विड में। तो इसमें देखो, कोई भी गैस लोगे जनरली तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट उसका कुछ ना कुछ हद तक वो सॉल्युबल होता है लिक्विड में। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सटेंट पे वो सॉल्युबल होता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे वो डिपेंड करता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को इफेक्ट करता है लिक्विड, बता सकते हो? तो पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ द गैस, कि वो गैस के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लो ऐसे फैक्टर्स अफेक्टिंग। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग में सबसे पहला हो गया नेचर ऑफ द गैस। बताओ तो नेचर ऑफ द गैस कैसे इफेक्ट करेगा, बोलो। कौन सा गैस लिक्विड में ज्यादा सॉल्युबल होगा, किस टाइप का गैस, बोलो। आइडियल गैस। आइडियल गैस, अब आइडियल गैस का कोई पर्टिकुलर एग्जांपल थोड़ी होता है। आइडियल तो कोई भी गैस आइडियल और रियल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। तो आइडियल तो सारे गैसेस आइडियल हो सकते हैं। तो जनरली देखो, ये नेचर ऑफ द गैस का मतलब क्या हुआ, कि जो इजिली लिक्विफाइबल गैसेस होते हैं, जैसे गैसेस स्टेट में पड़े हो गए, हर एक गैस लिक्विफाई हो सकता है। ठीक है, होता है ना, लेकिन वो डिपेंड किस पे करता है, उसका एक वंडर वाल्स कांस्टेंट ए। क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़े थे वहां पे, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, वो सारा टर्म जो आता है। यस सर। तो इजिली लिक्विफाइबल गैस जो होते हैं, जो आसानी से लिक्विफाई हो सकते हैं, वो सारे गैसेस जो होते हैं वो लिक्विड में ज्यादा सॉल्युबल होता है, मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू जो कि डिफिकल्ट होता है लिक्विफाई करना। जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे गैसेस को लिक्विफाई करना डिफिकल्ट है। लेकिन अमोनिया गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गया, ये सारे आसानी से लिक्विफाई हो सकते हैं। तो जो आसानी से लिक्विफाई हो सकता है, उन सभी गैसेस का सॉलिबिलिटी जो होता है लिक्विड में ज्यादा होता है। तो इजिली हम लोग लिख सकते हैं, इजिली लिक्विफाइबल गैसेस आर मोर सॉल्युबल। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या क्या आ जाएगा, NH3 हो गया, CO2 हो गया, SO2 हो गया, ये सारे गैसेस हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे हम लोग ये एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, अगर सॉल्वेंट हमारा या लिक्विड जो लिए हैं अगर वो वाटर है, तो वाटर अगर है तो वाटर में जनरली कौन से गैसेस सॉल्युबल होंगे, जो वाटर के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले। ठीक है, जो गैस आसानी से वाटर के साथ H बॉन्डिंग बना लेगा, वाटर के रेस्पेक्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि वो गैसेस आसानी से वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। जैसे अमोनिया गैस होता है NH3, तो अमोनिया गैस जो होता है वो आसानी से नाइट्रोजन जो होगा अमोनिया का, वो आसानी से हाइड्रोजन, वाटर के हाइड्रोजन के साथ वहां पे H बॉन्डिंग कर सकता है। तो ये सारे गैसेस जो हो गए पानी में ज्यादातर। अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो अमोनिया गैस हो गया, HCl हो गया, HF हो गया, ये सारे गैसेस हैं आसानी से हाइड्रोजन के साथ H बॉन्डिंग कर सकता है, वाटर के हाइड्रोजन के साथ H बॉन्डिंग कर सकता है, इसलिए ये हाईली सॉल्युबल गैसेस होते हैं। अमोनिया पढ़े होगे ना, बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल होता है ना पानी यस में। सर। तो वही रीजन होता है कि वो अमोनिया गैस जो है वाटर में हाइड्रोजन के साथ आसानी से एच बॉन्डिंग बना लेगा, जिसकी वजह से सॉलिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। तो पहला फैक्टर तो हो गया नेचर ऑफ द गैस। ठीक है,
दूसरा जो होता है इसमें टेम्परेचर, टेम्परेचर भी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस का इफेक्ट करता है। तो बताओ टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा? टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी ऑफ गैस पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाए तो मान लो जो गैस पहले से डिजॉल्व है, कुछ ना गैस होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि लिक्विड के बीच में, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो जो गैस अंदर डिजॉल्व था, जो ट्रैप्ड गैस था, वो तो निकल जाएगा ना। समझ रहे हो? तो हम लोग बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है, इन लिक्विड क्या डिक्रीजेस या इंक्रीजेस? डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर है ना? यस सर। तो दूसरा फैक्टर हो गया टेम्परेचर। तीसरा होता है प्रेशर। प्रेशर भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बताओ तो प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है? तो प्रेशर जो है ना सॉलिबिलिटी ऑफ गैस को बहुत लार्जली इफेक्ट करता है। प्रेशर affects the solubility of gases up to a large extent, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉ है जो कि मतलब हेनरीज लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि हेनरी ही एक साइंटिस्ट था जो कि इसके बारे में स्टडी किया था। मतलब एक ये रिलेशन दिया था कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा सॉलिबिलिटी ऑफ गैस पे। अगर कोई भी गैस सॉल्युबल है लिक्विड में, तो प्रेशर अगर चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं हेनरीज लॉ से। हेनरीज लॉ, तो ये एक्चुअली है क्या हेनरीज लॉ? ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन लिखो, इसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। दिख रहा है स्क्रीन? हेलो, यस ये कलर विजिबल है या नहीं? यस सर। चलो, तो हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट ये है, द पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ये सबसे कॉमनली यूज स्टेटमेंट है। एक फॉर्म और है इसका, तो ये पहले देख लो। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज is proportional to its mole fraction in the solution, ठीक है। तो ये बोला गया, ये स्टेटमेंट ये है कि हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी गैस सॉल्युबल है लिक्विड सॉल्यूशन में, लिक्विड में अगर सॉल्युबल है सॉल्यूशन के अंदर, तो जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का वेपर फेज में, ठीक है, वो पार्शियल प्रेशर जो होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो मतलब उस गैस का जितना मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में होगा, ठीक है, वो मोल फ्रैक्शन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस गैस का पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। मतलब वेपर, जब वो सॉल्यूशन का जब वेपर बनेगा, तो उस वेपर में क्या होगा, गैस जो रहेगा वेपर फेज में गैस प्रेजेंट होगा ना। समझ रहे हो? यस सर। तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है। तो इसको हम लोग ऐसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर पी से डिनोट कर लेते हैं, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। तो उस गैस का
मोल फ्रैक्शन कितना होगा उस लिक्विड सॉल्यूशन में, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है के एच, क्योंकि हेनरी ही इस लॉ को दिया था, तो के एच हेनरीज कांस्टेंट के नाम से जानते हैं हम लोग। हेनरीज कांस्टेंट इनटू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो यहाँ से ये रिलेशन आ गया, और ये जो रिलेशन है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे वैलिड है। टेम्परेचर हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सॉलिबिलिटी जनरली टेम्परेचर, हमको पता है कि टेम्परेचर से इफेक्ट हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना कि KH का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस क्या होगा, बता सकते हो? ज्यादा होगा। हायर द वैल्यू ऑफ KH, लोअर इज द सॉलिबिलिटी। अगर प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट रखें, ठीक है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो हायर द वैल्यू ऑफ KH, लोअर विल बी द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। in a liquid at constant pressure। ठीक है, एक और इसका, एक तो ये फॉर्म हो गया इसका, एक और फॉर्म है इसका। फॉर्म ये है कि द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू partial pressure of the gas over the solution। एक तो मोल फ्रैक्शन से रिलेट करके है, दूसरा सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस से रिलेटेड है डायरेक्टली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको हम लोग जैसे सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस है, तो सॉलिबिलिटी को जनरली हम लोग एम से डिनोट कर देते हैं। जैसे सॉलिबिलिटी क्या होता है, कितना मास सॉल्युबल है वॉल्यूम में, एक फिक्स्ड अमाउंट में कितना मास सॉल्युबल है, तो जनरली एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, सॉलिबिलिटी मतलब मान लो कि 10 ग्राम सॉल्युबल है किसी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, मतलब 1 लीटर वॉल्यूम लोगे, उसमें कोई गैस का 10 ग्राम सॉल्युबल है, तो उस टाइप से हम लोग बात करेंगे। तो मास, ये m जो हो गया, ये सॉलिबिलिटी है, सॉलिबिलिटी को डिनोट कर रहा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन के ऊपर जो गैस का पार्शियल प्रेशर होगा ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये दूसरा फॉर्म है इसका, तो ये भी हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ये यहाँ पे भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो के एच जो आएगा ये हेनरीज कांस्टेंट है, के एच इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो ये एक फॉर्म हो गया। तो एक मोल फ्रैक्शन से रिलेट करके हम लोग कर सकते हैं, और दूसरा डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर और सॉलिबिलिटी को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही है, सिंपल सा चीज है, इसमें और कुछ नहीं है। और हेनरीज कांस्टेंट जो होता है ना, इसका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, क्योंकि ये हेनरीज कांस्टेंट सभी केसेस में सेम नहीं रहेगा, समझ रहे हो, तो इसलिए इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। के एच, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि के एच का यूनिट जो होगा वो प्रेशर के यूनिट के इक्वल होगा। समझ रहे हो क्यों? मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस है। हम्म, तो मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस है, तो के एच का यूनिट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर का यूनिट। तो ये चीज ध्यान देना। दूसरा, के एच का जो प्रॉपर्टी होता है कि के एच सभी केसेस में कांस्टेंट नहीं रहेगा तुम्हारा। अगर गैसेस चेंज करते जाओगे तो सेम लिक्विड में, मान लो लिक्विड सेम रखे हैं हम लोग, गैसेस को चेंज करते जा रहे हैं,
तो गैसेस चेंज करने पे उसका KH भी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH इन ए गिवन लिक्विड, ठीक है। लिक्विड सेम रखे हैं हम लोग, गैसेस चेंज कर रहे हैं, फिर भी KH का वैल्यू डिफरेंट होगा सभी के लिए। नेक्स्ट, सेम गैसेस, सेम गैस है, गैस सेम रखे हम लोग, लिक्विड चेंज करते जा रहे हैं, तो लिक्विड भी अगर हम लोग चेंज करें तो KH भी चेंज होते जाएगा। तो सेम गैस हैज डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH इन डिफरेंट लिक्विड, ठीक है। तो ये चीज है। तीसरा, इफ ए मिक्सचर ऑफ गैस, इफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस is brought in contact with a given liquid, तो मान लो कोई एक लिक्विड है, उसमें हम लोग 2-3 गैसेस का मिक्सचर ले आए उस लिक्विड के कांटेक्ट में, तो सॉलिबिलिटी, हर एक गैस का सॉलिबिलिटी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो हर एक गैसेस के लिए हम लोग इंडिविजुअली भी हेनरीज लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो द सॉलिबिलिटी ऑफ ईच गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर, मतलब हर एक इंडिविजुअल गैसेस के लिए हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होगा, प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल गैसेस। ठीक है, तो ये है फंडा KH का, तो हेनरीज लॉ से रिलेटेड है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, हेनरीज लॉ के कुछ कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, सब जगह पे हम लोग मतलब सारे कंडीशंस पे ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हेनरीज लॉ के लिए ये है कि पहला कंडीशन तो ये है कि जो भी गैस को हम लोग लिक्विड में जो सॉल्युबल कर रहे हैं, ठीक है, वो गैस का उस लिक्विड के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो फिर हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं होगा। जैसे तुम लोग डाल्टन्स लॉ में, डाल्टन्स लॉ हम लोग यूज करते थे, तो वहां पढ़ते थे ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस अगर होते हैं तो वो गैसेस के बीच में आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, याद है या नहीं? यस सर। यस तो सर। उसी तरह यहाँ भी है कि जो गैस का हम लोग लिक्विड के साथ, जिस गैस को सॉल्युबल कर रहे हैं, वो गैस जो है उस लिक्विड के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो पहला लिमिटेशन वो है। दूसरा, जो प्रेशर है, मतलब गैस का प्रेशर, जो हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसको सॉल्युबल करने के लिए, वो प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होगा तो फिर उस केस में भी हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। और टेम्परेचर जो है ना, जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिबिलिटी कर रहे हैं हम लोग, वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं। तो सबसे फॉरमोस्ट लिमिटेशन वही है कि गैस जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए लिक्विड के साथ, ठीक है। तो यही हो गया, हेनरीज लॉ से रिलेटेड है। अब इसके कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, एक दो, चलो देख लेते हैं किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं हेनरीज लॉ से, ठीक है। एक दो ट्राई कर लेते हैं। तो बस वही फॉर्मूला है, उसी के बेसिस पे तुमको न्यूमेरिकल रहेगा। तो एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिख लिया हो ना फॉर्मूला? यस सर। तो पहला है यही है, एट 2 atm pressure, mass of CO2 gas dissolved in water is 4 into 10 to the power minus 3 gram. Calculate the mass of CO2 dissolved
in water at 1 atm if temperature is constant. करो, पहला ये हो गया। दूसरा KH for oxygen dissolved in water is 4.34 into 10 to the power 4 atm at 25 degrees Celsius. If the partial pressure of O2 in air is 0.4 atm, calculate the concentration of the dissolved oxygen in water. In equilibrium with air at 25 degrees Celsius. ठीक है, करो इसको। पहला वाला नहीं हुआ, फर्स्ट वाला। 2 into 10 to the power minus 3 gram. 2 वो तो into 10 to the minus 3 gram. हाँ, वो तो सिंपल है। 2 into 10 to the power minus 3 सही है। दूसरा करो।
हो गया। सर क्वेश्चन का लास्ट लाइन क्या कहना चाह रहा है? concentration of dissolved oxygen in water which is in equilibrium with air। तो वाटर में कुछ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, और उसके ऊपर एयर है, तो वो दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है। वाटर के ऊपर जो एयर है वो इन इक्विलिब्रियम है एयर के साथ। अरे हेनरीज लॉ का जो बेसिक फॉर्मूला है वही तो अप्लाई करोगे ना, हो जाएगा उससे। जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री थ्री 0.0033 नहीं, 0.0033 तो नहीं है। चलो देखते हैं क्या किए हो, बताओ तो पहले। पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकाले हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना आया? सर 1/1.66 into 10⁻⁻⁴। ये आ रहा है मेरे पास, मोल फ्रैक्शन है ऑक्सीजन का 9.2 इंटू 10⁻⁻⁶। है इतना क्या? सिंपल है, मोल फ्रैक्शन तो आ ही जाएगा ना। तुमको हेनरीज कांस्टेंट दिया हुआ है तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू ये KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यही होता है ना। तो पार्शियल प्रेशर गैस का, ऑक्सीजन गैस का एयर में कितना पार्शियल प्रेशर दिया गया? 0.4 atm। और KH कितना है? 4.34 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस किस में होता है? डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, मतलब वो वाटर का, जो वाटर के साथ जो सॉल्यूशन बना हुआ है ना ऑक्सीजन का, वो उसमें पार्शियल प्रेशर है। तो ये 0.4 बाय 4.34। सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर है उसका पार्शियल प्रेशर है ना ये? पार्शियल प्रेशर वो है, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ये मोल फ्रैक्शन जो है वो तो सॉल्यूशन के अंदर वाला मोल फ्रैक्शन है ना। यस सर। पार्शियल प्रेशर तो वो तो ऊपर का ही है, तो ऊपर तो एयर ही रहेगा ना। यस सर। तो उस एयर में तो पार्शियल प्रेशर दिया हुआ ही है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 0.4 atm, तो वही यूज कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कितना आ गया ये है, इसको सॉल्व करोगे तो ये 9.2 इंटू 10⁻⁻⁶ आएगा। आ रहा है क्या? हम्म, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, हमको पता चल गया कि ऑक्सीजन गैस का
जो मोल फ्रैक्शन जो है वो कितना है उस सॉल्यूशन के अंदर। तो उस सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, क्या क्या प्रेजेंट होगा बताओ। एक ऑक्सीजन वाटर और है और वाटर। वाटर है। तो मोल फ्रैक्शन अगर O2 का हम लोग लिखना चाहें तो ये क्या होगा, मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ H2O, ये तो होगा। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ H2O तो हमको पता नहीं है। अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 एज्यूम करें, वॉल्यूम को 1 लीटर अगर मान ले सॉल्यूशन का 1 लीटर, तो मोल्स हमको वाटर का मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सर टोटल मोल्स को 1 मान सकते हैं। टोटल मोल्स को 1, टोटल मोल्स तो 1 होगा ही ना, मतलब सॉरी टोटल मोल्स नहीं, मोल फ्रैक्शन का सम तो 1 होगा, टोटल मोल्स को 1 कैसे अज्यूम कर सकते हो यहाँ पे। जैसे जैसे सर अगर वॉल्यूम को 1 लीटर कर सकते हैं वैसे ही सर। ले सकते हो बट उसमें कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे मान लो ये तो तुम लोग को पता है ना कि अगर वॉल्यूम 1 लीटर लेंगे तो उसमें मोल्स वाटर का मोल्स कितना होता है, ये तो पहले भी कैलकुलेट किए होगे, यस सर। 55.5 होता है ना। यस सर। तो वही चीज है, वाटर का डेंसिटी 1 ले लोगे तो उसके रेस्पेक्ट में हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो वाटर का जो मोलैरिटी हो जाएगा या मोल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर 1 लीटर ले लें तो वाटर का मोल्स उसमें कितना हो जाएगा, 55.5। यस सर। तो वो यूज कर लो। यहाँ पे एक्चुअली देखो O2 जो होगा वो बहुत ही कम होगा, तो लास्ट में अप्रोक्सीमेशन ही यूज करना है हम लोगों को, देख लेना नहीं तो फिर देख लो। यहाँ पे वाटर का हो गया 55.5 मोल्स आ गया। यस सर। तो चलो ये देखो यहाँ पे O2 का जो मोल्स होगा ना, क्योंकि देख रहे हो पार्शियल प्रेशर कितना कम है, 10⁻⁻⁶ के रेंज, सॉरी मोल फ्रैक्शन जो है, सॉरी पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन जो है ये देख रहे हो कितना कम है, 10⁻⁻⁶ के रेंज में है। और तो मोल फ्रैक्शन अगर इतना कम है तो इसका मोल्स ऑब्वियसली बहुत ही कम होगा, तभी तो मोल फ्रैक्शन इतना कम आ रहा है। और मोल्स ऑफ वाटर कितना है, 55.5। तो मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये जो टोटल सम है, हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज मच मच लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। कर सकते हैं ये। यस सर। तो यहाँ से डायरेक्टली ये अप्रोक्सीमेशन यूज करके हम लोग इन दोनों के सम को किसके बराबर कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज नियरली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो बस यहाँ पुट कर दो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O हमको पता चल चुका है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर लिए हैं तो 55.5 है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना आ गया, फाइव 510.6 into 10⁻⁻⁶. 5.1 into 10⁻⁴. हेलो। और 5.1 into 10⁻⁴. हाँ 5.1 इंटू